आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि एकदम पेट क्वेश्चन है कि कहां से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, लगभग सबको पता है। एकदम पेट क्वेश्चंस हैं इसके। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हेल्थ को डिफाइन किया गया है। और एग्जामिनेशन को लेकर जब ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हो तो देखते हो कि आसान से आसान क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लगता है, गलत करने लगते हो। लेकिन इस चैप्टर में हमें समझना जरूरी है कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन के फैक्टर्स हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन पे हमारे इंपैक्ट डालते हैं। क्योंकि हम जितना प्लान करते हैं उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा ग्रो कर जाता है उस एग्जिस्टिंग प्लान को ओवरटेक करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। कहीं ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको मिनिमाइज करने की बात करेंगे और कहीं अंडर प्रोडक्शन हो रहा हो तो हम उसके बराबर आने की बात करेंगे। तो हम एमनियोसिंथेसिस किसी भी डिजीज को पता लगाने के लिए कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसमें किसी तरह का कोई डिजीज तो नहीं डेवलप हो रहा है, इसके लिए एमनियोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया सेक्स डिटर्मिनेशन करके। कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरेया और पीरियोडिक एब्सेंटियंस, ये तीन हमारे पास नेचुरल मेथड है जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सम ऑफ डिजीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होगा वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा होगा, इसलिए गिफ्ट का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं इन विवो मेथड। सिंपल सी बात है कि अगर नेचुरल प्लेस पे फर्टिलाइजेशन हो रहा हो तो वो इन विवो होगा, अगर नेचुरल प्लेस के बियॉन्ड हो रहा हो दैट इज इन विट्रो। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल? तो भाई पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई अच्छी चलती भी रहनी चाहिए। तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जवाब देते समय। क्योंकि एकदम पेट क्वेश्चन है कि कहां से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, लगभग सबको पता है। एकदम पेट क्वेश्चंस हैं इसके। जब भी बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो पहले तो हमें हेल्थ को समझना पड़ेगा कि भैया हेल्थ होता क्या है। चलिए हम डिफाइन कर लें। तो जैसा कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले जब चैप्टर में चले पढ़ेंगे, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हेल्थ को डिफाइन किया गया है। हेल्थ को क्या किया है? डिफाइन किया गया है। ऐसा है कि जब हम हेल्थी बोलते हैं तो हम सीधा सा मतलब समझ रहे होते हैं कि भैया अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा सच है कि अगर हम बीमार नहीं है तो हम हेल्दी हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डिफिनीशन दिया कि भैया केवल बीमारी का ना होना ही हेल्थ को डिफाइन नहीं करता। हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी इंसान को, जिस भी इंसान को हम बोल रहे हैं, जिस भी इंडिविजुअल को बोल रहे हैं कोई हेल्दी है, तो डिजीज फ्री तो हो ही हो, लेकिन सोशियली, फिजिकली और मेंटली, इन तीनों एस्पेक्ट में अगर कोई इंसान हेल्दी है। अब सोशल का मतलब क्या समझेंगे आप, फिजिकल का मतलब क्या समझेंगे या मेंटल का मतलब क्या समझेंगे, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि फिजिकली फिट होना। फिजिकली फिट होने का सिंपल सा मतलब यह है कि चलो हमें कोई बीमारी नहीं है, या फिटनेस हम क्या किसे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बॉडी की वह कंडीशन जिसमें हम 100% अपनी एक्यूरेसी या एफिशिएंसी से वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट फिजिकल कंडीशंस। लेकिन सपोज करिए आपके सामने ही कोई बंदा है, बीमार नहीं है, लेकिन किसी ना किसी परेशानी की वजह से या कोई फिजिकल डिफेक्ट की वजह से अगर वो अपना वर्किंग एफिशिएंसी पूरा नहीं दे पाता तो हम बोलेंगे कि फिजिकली हेल्दी नहीं है वो। या मान लीजिए हमारा रूटीन ऐसा है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि जो चलो हमको तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे वजह से हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया हम सोशली हेल्दी नहीं है। मेंटल की बात करें तो सपोज करो आपका ही उदाहरण ले लें कि कितना स्ट्रेस में होते हो आप अपने एग्जामिनेशन को लेके, और एग्जामिनेशन को लेके जब ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हो तो देखते हो कि आसान से आसान क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लगता है, गलत करने लगते हो। यानी आपकी जितनी एक्यूरेसी थी, जितना आप एफिशिएंट कर सकते थे क्वेश्चन का आंसर, उतना एफिशिएंट आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेंटली आप स्ट्रेस कंडीशन में है। क्यों कंडीशन में है? कि भैया मेरा क्या होगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, यही सब सोच। तो अक्सर टेंशन में इंसान गलतियां कर बैठता है। तो किसी भी इंसान को अगर हम हेल्दी बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हेल्थ बोलना केवल यही नहीं होगा कि वो डिजीज फ्री स्टेट में है। हेल्दी हम तभी बोलेंगे कि जब वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। अब हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ? यानी हेल्दी तो है, यानी रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में अगर हम हेल्थ को कंसीडर करें, रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में हम हेल्थ की बात करें। अब रिप्रोडक्शन का हर एस्पेक्ट क्या होगा? रिप्रोडक्शन होता क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने तरीके का एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी इस जो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू करने का जो प्रोसेस है, जो एक इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी है कि अपने तरह का इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है, वो तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कितना कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी रिप्रोडक्शन के हर कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करें, खुल के बात करें, चाहे वो ओवर रिप्रोडक्शन की बात हो या अंडर रिप्रोडक्शन की बात हो, या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इवन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिजीज हैं, उन सारी बातों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यही तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। क्यों? क्योंकि हम केवल बीमारी नहीं बल्कि वेरियस एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि भैया चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या। तो एक बात तो क्लियर हो गई नाम से कि भैया हम इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में बात करेंगे, चाहे वो ओवर प्रोडक्शन हो या अंडर प्रोडक्शन हो या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो बात एकदम क्लियर है, जस्टिफाइड है। बट स्टिल अगर हम बोलें कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या, तो पहला हम टर्म आपको समझाना चाहेंगे पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, बेसिक सी बात है। हम इसलिए इस चैप्टर को पढ़ भी रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फंडा ये था कि हम पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स को समझाएं आप। अब पॉपुलेशन की बात करें तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल को लें किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, किसी गिवन एरिया में, एंड दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल। अगर किसी भी एरिया की बात करें, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें, तो किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो डॉग हो या हॉर्स हो या गोट हो या इंसान हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, वही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले तो हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि किसी भी लोकल एरिया के पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एरिया के पॉपुलेशन को क्या करते होंगे, किसी एरिया के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते होंगे। मान लीजिए बहुत सिंपल सा डायग्रामेटिकली समझाएं, बहुत सिंपल सा डायग्रामेटिकली समझाएं तो हमने बोला ये पॉपुलेशन है कि कोई एरिया दिया हुआ है, यहाँ कोई इलाका है जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी की भी बात कर रहे हो, ये यहाँ का पॉपुलेशन है, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे होंगे यहाँ, डेफिनेट सी बात है। अब यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया का जो पॉपुलेशन है किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, तो पहली बात है, सिंपल सी बात है, पहला टर्म तो ये होगा कि भैया बर्थ, यानी इस पूरे इलाके में कितने उस इंडिविजुअल का बर्थ हो रहा है, नंबर ऑफ बर्थ ऑफ दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा है हमारे पास डेथ, कितने लोग की डेथ हुई। फिर हम देखेंगे कि इसी पॉपुलेशन में, चूंकि हम क्या करते हैं, हम लोकोमोट भी करते हैं, हमारी अपने फूड के तलाश में, जॉब के तलाश में, पढ़ाई के तलाश में, मीटिंग के तलाश में हम अपने एरिया को चेंज भी करते हैं, दूसरे एरियाज में भी जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इमिग्रेशन, यानी इस पॉपुलेशन में बाहर से कितने लोग आए, चाहे वो किसी के तलाश में आ रहे हो, पढ़ाई के तलाश में आ रहे हो, नौकरी के तलाश में आ रहे हो, या व्हाटएवर, इमिग्रेशन। और चौथा जो आइटम है दैट इज नोन एज इमाइग्रेशन, यानी इस इलाके से कितने लोग बाहर गए, चाहे वो पर्पज कुछ भी रहा हो, पढ़ाई का रहा हो, जॉब का रहा हो, कुछ भी रहा हो, खाने का रहा हो, कुछ भी, लेकिन इमाइग्रेशन यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो चार फैक्टर्स होते हैं वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बर्थ की बात करते हैं तो हम बर्थ को नेटलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेटलिटी। बर्थ को नेटलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेथ को मोर्टलिटी से, यानी किसी जगह की नेटलिटी रेट कितनी है, किसी जगह की मोर्टलिटी रेट कितनी है। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो किसी एरिया के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इस बात को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं,
लेकिन इस चैप्टर में हमें समझना जरूरी है कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन के फैक्टर्स हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन पे हमारे इंपैक्ट डालते हैं। नेटलिटी देख लिया, मोर्टेलिटी देख लिया, इमिग्रेशन देख लिया, इमाइग्रेशन देख लिया, और बेसिकली पढ़िएगा तो NT इज इक्वल टू N B माइनस D प्लस I माइनस E, ऐसा पढ़ते हैं हम, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो किसी पॉपुलेशन का, किसी एरिया के पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन को बताता है। अब डेफिनेट सी बात है, इसमें एक बड़ा फैक्टर है बर्थ, नेटलिटी, और एक बड़ा फैक्टर है मोर्टेलिटी। ज्यादा से ज्यादा नेटलिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा बर्थ होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइव बर्थ होगा, तो डेफिनेट सी बात है उस एरिया का पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। या नेटलिटी कम होगी तो एरिया का पॉपुलेशन फ्यूचर में घटेगा। फिर हम बात करें डेथ की, तो मोर्टेलिटी अगर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन को कम करेगी, मोर्टेलिटी अगर कम होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा। ये फैक्टर्स हैं। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो सोसाइटी में इशू है इस समय पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में लिखा होगा कि सन 1900 में हमारे देश की पॉपुलेशन या हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कुछ और थी, सन 2000 में कुछ और थी, और 2011 में हमारे पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन कुछ और थी। लेकिन जो भी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई उसका रेट बहुत हाई था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, हाई रेट या मैनीफोल्ड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अब अपनी किताब खोलिएगा तो एनसीईआरटी में एक बात जरूर देखिएगा कि आपके बुक में 1900 में कितना पॉपुलेशन बोला गया है, 2000 में कितना पॉपुलेशन बोला गया है, और 2011 में कितना पॉपुलेशन बोला गया है। तो आप देख लेंगे कि हमारे यहाँ किस फोल्डिंग के हिसाब से, यानी किस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। चलो भैया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बुरी बात क्या हुई? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बुरी बात क्या हुई? तो डेफिनेट सी बात है यार, हमारे बहुत सारे थ्योरीज हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी। बहुत छोटा सा अगर एग्जांपल लूं, मान लीजिए किसी एरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मान लीजिए वो एरिया यह है, मान लीजिए हमने एक रिस्पेक्टिव एरिया दिखाया कि एक एरिया है जहां का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जहां का क्या है भैया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमने जब पॉपुलेशन समथिंग था, मान लीजिए 100 पॉपुलेशन था, यहाँ पे 100 इंडिविजुअल रहते थे, तो यहाँ पे हम रिसोर्सेस प्रोड्यूस करते थे। जैसे मान लीजिए हमारा घर हो गया, हमारे कृषि करने के क्षेत्र हो गया, यानी फार्मिंग लैंड हो गया, तमाम चीजों का यूज हम इस एरिया के लिए करते थे। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है मकानों की डिमांड बढ़ेगी, या हमारा फूड सप्लाई क्या होगा, फूड का डिमांड बढ़ेगा। फूड का डिमांड बढ़ेगा, हमारे रहने के लिए शेल्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जो हमारा फार्मिंग लैंड है वो तो कम होता चला जाएगा, और क्या होगा, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, किसकी, फूड की। अब देखिए इसमें क्या होगा, वही कंडीशन क्रिएट होगी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की कंडीशन को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे सोशल कुरीतियां डेवलप होती हैं, जैसे बेरोजगारी, तमाम चीजें। क्योंकि जब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इतना ही रिसोर्स सफिशिएंट है कि 100 लोग उसमें सही तरीके से रह पाए, तो यहाँ पॉपुलेशन अगर 110 लोग होती है तो 110 लोगों की हो जाए तो 10 लोग जरूर उससे होने वाले क्राइसिस को फेस करेंगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बढ़ते पॉपुलेशन की, कि जो भी क्राइसिस है, आज हम पढ़ते हैं आए दिनों अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इतनी है, हमारे यहाँ मोटरनल मोर्टेलिटी रेट इतनी है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे यहाँ ये कमी। क्यों कमी है? इसलिए कमी है क्योंकि हम जितना प्लान करते हैं उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा ग्रो कर जाता है उस एग्जिस्टिंग प्लान को ओवरटेक करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैसे इस समस्या से निजात पाए, कैसे हम बताएं कि नहीं भैया, अगर कहीं रिसोर्सेस हैं तो जितना पॉपुलेशन वहां रह के उस रिसोर्सेस का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकता है। ये हमारा कर्तव्य बनता है ह्यूमन होने के नाते कि हम इसकी अवेयरनेस को फैलाएं।
इस चैप्टर को बेसिकली हम पढ़ ही इसी पर्पज से रहे हैं कि हम कम से कम एक पढ़ा हो लिखा हो नागरिक होने के नाते मैक्सिमम पॉपुलेशन में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, या पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगी तो क्या क्या सोशल इश्यूज क्रिएट होंगे, इन बातों को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकें। क्लियर है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ही है। तो सबसे पहले जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात आई तो सबसे पहला देश बना भारत। सबसे पहला बना देश भारत। इट वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate action plans and programs at the national level to attain total reproductive health। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब भी हम बोलेंगे तो याद रखिए कि चाहे ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो या अंडर प्रोडक्शन हो रहा हो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। कहीं ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको मिनिमाइज करने की बात करेंगे, और कहीं अंडर प्रोडक्शन हो रहा हो तो हम उसके बराबर आने की बात करेंगे। ठीक है? तो भारत एक ऐसा देश था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए सोशल गोल लिया। These programs are called फैमिली प्लानिंग। कई बार पूछा गया है आपसे कि फैमिली प्लानिंग भारत में कब स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 1950-51 जो हमारा साल था उस समय हमने फैमिली प्लानिंग स्कीम स्टार्ट की, वेयर इनिशिएटेड इन 1951। बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, आप PYQ सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे तो यही सवाल हिट है इसी लाइन से। एंड वेयर पीरियडिकली असेस द पास्ट डिकेड्स इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग अंडर RCH सुना होगा आपने, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये तमाम प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार के द्वारा जब ये प्लान स्टार्ट किए गए तो मोड ऑफ एक्शन क्या था? बेसिक मोड ऑफ एक्शन था जस्ट टू अवेयर द पीपुल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले हम जो भी पॉपुलेशन है वहां के लोगों को इस बात के लिए एजुकेट करें, उनको नरेट करें कि भैया पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या क्या समस्याएं बढ़ेंगी। पहले हमें बताना होगा। इसके तहत तमाम स्लोगन्स बनाए गए, लाइक हम दो हमारे दो, ये तमाम समस्याएं, तमाम चीजें हम टेकल करने के लिए अपने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए। भारत सरकार या भारत देश जो है पहला देश बना ऐसा। रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है? RCH इसके फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछे गए हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने का हमारा प्रयास रहा। इसके तहत भारत सरकार ने पहले फैमिली प्लानिंग स्कीम लाया, जो बाद में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना गया। ठीक है? हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। भैया इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश है, तो हर प्लान का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सके इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत थी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। दीज आर द एसेंशियल्स टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर to people in the reproduction related problems like pregnancy, delivery, sexually transmitted disease, in the case of abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. ये हमारे टेकल करने के एरियाज थे। Implementation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis. What is amniocentesis? पहले इस टर्म को समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा गया है कि एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। तो आप जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा था तो देखा था जो एंट्रम हुआ करता था उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? जो एम्ब्रियो डेवलपिंग होता है उसी के सेल्स का फ्लूइड होता है। अब उसमें क्या करते हैं, हम उससे फ्लूइड निकाल के क्रोमोजोम को हम रीड करते हैं, क्रोमोजोमल पैटर्न को रीड करते हैं, और हम उस क्रोमोजोमल पैटर्न के द्वारा पता करते हैं कि क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई डिफेक्टेड जीन तो नहीं है जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। तो एमनियोसिंथेसिस एक तरीका था हमारा जिससे कि हम क्रोमोजोम के जीन्स को रीड करके और फ्यूचर में होने वाले किसी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते थे। अब समस्या क्या हुई एमनियोसिंथेसिस की, जरा आप समझिएगा। आपने सुना होगा जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी सुना होगा। इसमें क्या होता है, मेल ज्यादा है फीमेल से। क्यों है? तो हम एमनियोसिंथेसिस किसी भी डिजीज को पता लगाने के लिए कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसमें किसी तरह का कोई डिजीज तो नहीं डेवलप हो रहा है, इसके लिए एमनियोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया सेक्स डिटर्मिनेशन करके, और बेसिकली फीमेल इन्फेंटिसाइड इससे ज्यादा देखा गया।
तो ये लीगलाइज नहीं रहा कुछ दिन बाद। टू सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक्ड इंक्रीजिंग menace of female feticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in these connections. In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved the substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of fetus. तो एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल तो हम इसलिए करते थे कि जो भी डेवलपिंग बेबी है क्या उसमें कोई किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कुछ लोगों ने मिसयूज किया एंड दैट्स वाई क्या हो गया, इस पे बैन लगा दिया गया। क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में बात करना है, हमें मेल और फीमेल इक्वलिटी को लेके चलना है। फिर हम बात करें कि हमारे पास पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल कैसे करें। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारी समस्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें। व्हाट आर द मेथड्स। जरूरत क्या पड़ी, तो जरूरत आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिसोर्सेस का अभाव है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस में तमाम सोशल डिस्पैरिटी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स होगा तो रिसोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल ना हो पाना या रिसोर्सेस का किसी एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ये सोशल इश्यूज क्रिएट करेगा। तो इसी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल पे बात करेंगे। तो बात यह है कि अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को हम ज्ञान दे रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन हमें 2 ही रखना है, तो अक्सर लोग मानेंगे, अक्सर आप पढ़े होंगे या गांव में देखे होंगे कि पुराने जो कम यानी इलिटरेट लोग होते थे, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, वो बेबी होना या इस तरह का कोई भी अगर होता है फंक्शन तो उसे बोलते थे कि ये भगवान का प्रसाद है। सिंपल सी बात बोले तो उनको बताना कि नहीं भैया, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ यू गाइज, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग माइथोलॉजी ने उसको अलग अलग तरीके से जोड़ रखा था। तो सरकार का ये जिम्मेदारी बनी, सरकार ने रोल उठाया कि भैया हम बताएंगे कि हाउ यू कैन कंट्रोल ऑन दिस। ये पॉपुलेशन जो है भगवान की देन नहीं है, ये आपकी देन है, और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या वो तरीके हैं। तो तरीकों में देखें तो हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जस्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। पहला हमारे पास नेचुरल मेथड है ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में आपके यहां 3 चीजों का जिक्र हुआ होगा कि नेचुरल मेथड्स क्या है। पहला हमारे यहां दिया होगा कोएटस इंटरप्टस, कोएटस इंटरप्टस। दूसरा दिया होगा हमारे यहां लैक्टेशनल एमेनोरेया, और तीसरा दिया होगा पीरियोडिक एब्सेंटिज्म, एब्सेंटियंस, पीरियोडिक ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास, मोटा मोटी इनके बारे में हम जान लेते हैं। कोएटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरेया और पीरियोडिक एब्सेंटियंस, ये 3 हमारे पास नेचुरल मेथड है जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं या लोग करते हैं। कोएटस इंटरप्टस क्या होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है हम वेजाइना में ना करा के वेजाइना के बाहर कराएं, एंड दैट इज कॉल्ड कोएटस इंटरप्टस। यानी इंसेमिनेशन के प्रोसेस जो कि नेचुरल तरीके से वेजाइना में होना चाहिए, अगर हम वेजाइना से बाहर करते हैं उसे तो दैट इज नोन एज कोएटस इंटरप्टस। और इस तरह से अगर हम इंसेमिनेशन वेजाइना में नहीं कराएंगे तो एग तक सीमेन नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन का इवेंट ही नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। तो एक तो पहला तरीका ये था। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरेया। इसमें क्या होता है, जो लैक्टिटेटिंग मदर होती है, जो मदर फीड करती है बेबी को, मिल्क इजेक्शन पीरियड में होती है, वहां पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एग रिलीज नहीं होता है, ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन नहीं करता है। तो वहां जब हम कंसीडर करते हैं कि अगर कोई मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो 6 मंथ तक वो नेक्स्ट बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो एक हमारे पास तरीका ये था लैक्टेशनल एमेनोरेया का। और तीसरा था पीरियोडिक एब्सेंटियंस। जैसे आपने देखा होगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जस्ट आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, जस्ट आफ्टर द ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो जो हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज आता था, उस पूरे फेज में हमारे पास एग तो नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हमारे यहाँ टर्सरी ऐसे बनेगा। तब तक हमारे पास एग ही नहीं है, तो अगर उस दौरान हमारे यहाँ यूट्रस में या हमारे यहाँ वेजाइना के थ्रू सीमेन जाए भी, स्पर्म जाए भी, तो फर्टिलाइज करने के लिए एग अवेलेबल ही नहीं होगा। पहला ये। दूसरा क्या है, जस्ट आफ्टर ओवुलेशन हम बोलते हैं कि 3 से 4 दिन या 5 दिन मान लीजिए कि एग जो है वहां है और वेट करता है स्पर्म का। वैसे तो वाइबिलिटी एग की कम होती है, 24 से 36 घंटे, 72 घंटे मैक्सिमम। लेकिन अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिन छोड़ दें, अगर 3 से 4 दिन अगर हम छोड़ देते, क्योंकि स्पर्म की वाइबिलिटी ज्यादा होती है, तो मान लीजिए चलो ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन देर से हुआ तो स्पर्म की वाइबिलिटी ज्यादा है, फिर भी हम मान लें कि वो जो ओवुलेटरी फेज है उससे 7 दिन अगर हम गैप कर दें, जो हमारा ल्यूटल फेज है उसका 7 दिन, शुरुआत का 7 दिन गैप कर दें, उसके बाद तो हमारा एग ही डिजनरेट हो गया है। लेकिन इसके लिए इन तीनों चीजों के लिए चाहिए हाई एक्यूरेसी। दीज आर द नेचुरल मेथड्स बट नीड्स हायर एक्यूरेसी, इसलिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। फिर हमारे पास जो दूसरा मेथड था कि कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज बैरियर मेथड। क्या था भैया? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का जिक्र हुआ। बैरियर मतलब क्या हुआ? तो बैरियर मतलब होता है अवरोध, यानी बैरियर मतलब द बैरियर विच एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड एग। सिंपल सी बात है कि एग और स्पर्म के बीच में जो भी बैरियर बन सकता है वही बैरियर है। तो जस्ट टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन इवेंट, हम फर्टिलाइजेशन को होने ही नहीं देंगे, हम बैरियर की तरह काम करेंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें कि क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल थी, तो मेल में जैसे कंडोम हुआ करता था, जैसा कि डायग्राम बना हुआ है। फीमेल में फेमिडोम हुआ करता है, फेमिडोम, समटाइम सर्वाइकल वॉल्ट, या डायाफ्राम। ये तीनों जो है फीमेल में यूज होता है, और मेल जो है यूज करता है क्या? बैरियर मेथड की तरह कंडोम का। जो फिजिकल मेथड, जो बैरियर मेथड है, वो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में अलोंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बहुत सारे अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे आर द मोस्ट सेफेस्ट वे ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तीसरा है हमारे पास आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडीज है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इसमें 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मेडिकेटेड और एक नॉन मेडिकेटेड। जो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के हेल्प से डालते हैं मेडिकेटेड होती हैं, और दूसरा नॉन मेडिकेटेड, जैसे आपने नाम सुना होगा कॉपर टी। कॉपर टी, इसमें जो कॉपर होता है, टी शेप का लूप बना होता है जिसमें कॉपर, ये जो टी है वो कॉपर का बना हुआ है, और एक कॉपर जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। मल्टीलोड 365 ऐसा पढ़ा होगा। लिपेज लूप पढ़ा होगा। ये तमाम हमारे पास इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस थे। लिपेज लूप, हमारे यहाँ इम्प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे यहां पे दिया होगा इम्प्लांट्स के नाम पे, जो काम करते हैं क्या? फिर नॉन मेडिकेटेड की हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की बात करें, हार्मोन रिलीजिंग कई बार पूछा गया है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो हमारे यहां क्या है? LNG 20। LNG 20 एक हार्मोनल आयोडीज है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। ये तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। फिर हमारे पास क्या था? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड था, लेकिन सबसे पहले इस कॉन्ट्रासेप्शन के पहले स्टरलाइजेशन मेथड था। स्टरलाइजेशन क्या था भैया? स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड क्या होता है? इस सर्जिकल मेथड होता है। सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं? बर्थ पे कंट्रोल पाते हैं। इसमें करते क्या है? जो हम पाथवे होता है स्पर्म का एग तक पहुंचने के लिए, उसी पाथवे को कभी मेल में या कभी फीमेल में हम सर्जिकली बंद कर देते हैं, उसी रास्ते को बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, तो हमारे यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे यहाँ कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा, और ये टेस्टिस के थ्रू, ये वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए कहां पहुंचेगा? हमारे पास ये यूरिनोजेनिटल साइनस तक पहुंचेगा, और फिर यूरेथ्रा, और फिर जाके पेनाइल यूरेथ्रा, उसके बाद मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू वेजाइना में जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम इस रास्ते को बीच में ही ब्लॉक कर दें, क्या करें? बीच में ही ब्लॉक कर दें, तो यहां वासा डिफरेंस को हमने क्या किया? वासा डिफरेंस को कट कर दिया और टाइट कर दिया, बांध दिया। अब स्पर्म यहां तक पहुंचेगा तो, लेकिन क्या होगा?
याद रहे सीमेन तो होगा, क्योंकि जब हम सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन ऐड कर लेते हैं तो सीमेन बोला करते थे, लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म को तो यहां टेस्टिस से होके जाना था। और इसी मेथड को हम बोलते हैं क्या, वेसोक्टॉमी। क्या बोलते हैं, वेसोक्टॉमी। वही फीमेल्स में क्या करें, अगर हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दें तो बेसिकली फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। अब यहां दोनों कंडीशन में हमने प्रिवेंट किया है किसको, हमने स्पर्म को पहुंचने ही नहीं दिया जहां पे फर्टिलाइजेशन होना था उस इवेंट को, यानी स्पर्म के जो पाथवे था उसी को हमने इंटरप्ट कर दिया है, कभी मेल में या कभी फीमेल में। जब मेल में हम इंटरप्ट करते हैं तो वासा डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करते हैं, टाइड करते हैं, जिससे कि हमारा जो सीमेन होता है वो विदाउट स्पर्म होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया। वहीं फीमेल में हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और टाइट करते हैं, जिससे कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होने वाला था वहां तक हमारे स्पर्म पहुंच ही ना पाए, फर्टिलाइजेशन को अंजाम दे ही ना पाए। बट अगर इस स्टरलाइजेशन मेथड या सर्जिकल मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, मींस अगर हम वेसोक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी का यूज करते हैं, तो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी एक बार परफॉर्म करने के बाद दोबारा जो फीमेल या मेल होगी वो कभी पेरेंट नहीं बन पाएगा। हमारे पास और भी मेथड है, कंट्रासेप्शंस के मेथड है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी पाई जाती हैं, जिनका वर्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज, ओसीपीज, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पाई जाती हैं। इस पिल्स में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा सहेली। सहेली एक टेबलेट थी जो लखनऊ के CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। इस तरह के ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी पाए जाते हैं और बेसिकली उनके काम करने का जो तरीका होता है वो करते क्या है, वो प्रिवेंट कराते हैं ओवुलेशन का। जो प्रिंसिपल होता है ओसीपीज का, जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिवेंट कराते हैं क्या, प्रिवेंट्स ओवुलेशन। जो ओवुलेशन का इवेंट है उसे ही प्रिवेंट कराते हैं, और ओवुलेशन प्रिवेंट कराएंगे तो एग आएगा ही नहीं, और एग आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन का अंजाम दे ही नहीं पाएगा हमारा स्पर्म। तो इनका प्रिंसिपल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग का, वो क्या होता है, जस्ट टू प्रिवेंट ओवुलेशन। ये बनाई जाती हैं ओसीपीज ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन से पिल्स बनाई जाती हैं। मार्केट में डिफरेंट नेम से कैरी की जाती हैं, लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज टू प्रिवेंट ओवुलेशन। और ओवुलेशन नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है स्पर्म को एग नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द बर्थ। ये हमारे यहां कंट्रोल करने का तरीका था। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा टर्म आया, एंड दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो एमटीपी बोलते हैं इसे। फिर हमारे यहाँ एमटीपी एक्ट भी लाया गया। एमटीपी यानी प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी को हम 3 स्टेजेज में डिवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी को हम क्या करते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 9 महीने माने जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, अपने आप प्रेगनेंसी को क्लासिफाई कर लेते हैं जिस स्टेज में है प्रेगनेंसी। अब एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसे कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा भी इंडिविजुअल हो जिसे चाहत तो ना हो कि बेबी हो, लेकिन जाने अनजाने में फर्टिलाइजेशन का इवेंट जहां कंप्लीट हो गया हो। अब फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है जाने अनजाने में हो गया हो, लेकिन वो जो इंडिविजुअल है, जो कपल है, अगर वो बेबी को अडॉप्ट नहीं करना चाहता या नहीं चाहता कि उसकी बेबी हो, तो उसके पास एक तरीका है कि वो सर्जिकली इसे टर्मिनेट करा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। आपसे जो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है वो सवाल क्या है कि विच वन इज द सेफेस्ट पीरियड फॉर द एमटीपी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है इज द सेफेस्ट पीरियड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी एक्ट लाया गया था आपके यहाँ 1971 में, ताकि जो जेंडर इनइक्वलिटी है उस पर कोई इसको अप्लाई ना करे, तो इसकी बात भी हम करते हैं। तो ये हमारा रहा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है, जो कोई कपल ऐसा है कि जो अनचाहा अगर फर्टिलाइजेशन जिसके यहाँ हो गया है वो उसको टर्मिनेट करा सकता है बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। ओके, एंड दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
ये तो बात हो गई कि हम कैसे कर सकते हैं। अब हम सेक्स के हर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे यहां बोलते क्या है कि जानकारी ही बचाव है। अगर हमें ऐसे डिजीज के बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बात ही करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में, तो अगर हमें कोई चीज पहले से ही पता है कि इसके थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, तो हम थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हैं। तो इन्फेक्शंस आर डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीआई या वेनेरल डिजीज आर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, and of course the most discussed infection in the recent year is HIV leading to AIDS are some of the common STI sexually transmitted infection. Among these, HIV infection is most dangerous and the discussed in detail in human health and disease. Human health and disease में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कुछ डिजीज हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। बहुत सारे डिजीज के लिस्ट दिए हुए थे। सम ऑफ डिजीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। विथ इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other disease are completely curable. ये बात जरूर है, ध्यान रखिएगा। अगर हमें हेपेटाइटिस बी को, यही सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया इसलिए लेके आया हूं। एक्सेप्ट कहां लिखा हुआ है भैया, एक्सेप्ट यहां ये वाली लाइन खतरनाक है। HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, ये बहुत ही जहर लाइन है, इसी से सवाल पूछा गया है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि जितना आपने डिजीज देखा उसमें कुछ बीमारियों को छोड़ के बाकी को हम क्योर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है। Early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. In the genital region, infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for a long time. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complications later which include pelvic inflammatory disease, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility or even cancer of the reproductive tract. So these are certain diseases which are given here which may transfer from one partner to another partner during the sexual intercourse. So just we have to know about it. Because prevention is better than cure, precaution is better than cure. Okay, so there are some sexually transmitted disease in which many are curable and many are non-curables. So what consideration we have to give for this? हम स्टडीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि अगर मल्टीपल पार्टनर होंगे तो यू हैव नो आइडिया अबाउट योर पार्टनर कि किस तरह के डिजीज हैं उसके अंदर, मे बी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर हो जाए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग द कोइटस, यानी फिजिकल बैरियर का इस्तेमाल करें। तो जो हमारे यहाँ जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो लगभग हमारे यहाँ बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होते हैं, तो बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं होगा तो हम इस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं कुछ को। इन केस ऑफ डाउट one should go to the qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with the infection. अगर किसी को डाउट होता है कि कहीं भैया बाद में हमें पता चले कि नहीं यार ऐसा ना हुआ हो, तो हम डॉक्टर के पास जाके इसे प्रॉपरली डायग्नोज करा सकते हैं इवन बिफोर कमिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। ओके, अब हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। अभी तक हमने जो बात की कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चूंकि हमें हर एस्पेक्ट में बात करना था तो हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट है क्या, इनफर्टिलिटी। हमारे यहाँ किसी भी फर्टिलाइजेशन को अंजाम देने के लिए या बेबी को बर्थ देने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लगभग दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है किसी भी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। किसी भी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल की क्या होती है, इक्वल साझेदारी होती है।
50% मेल और 50% फीमेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, अगर कोई ऐसा कपल है जो बेबी को बर्थ नहीं दे रहा है तो मैक्सिमम टाइम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं किसकी, फीमेल का, और डिफेक्ट किस में निकालते हैं, फीमेल में। तो हम रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम ओवर प्रोडक्शन से लेके जब अंडर प्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो हमारे पास जो इनफर्टाइल इंडिविजुअल है, दिया होगा आपके यहाँ इनफर्टिलिटी का क्या दिया होगा, डिफिनेशन दिया होगा कि रिपीटेड अगर हम क्वाइटस करें, रिपीटेड क्वाइटस कर रहे हो आफ्टर सम टाइम, मतलब 6 महीने से 1 साल तक, बट स्टिल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद, इवन आफ्टर फ्यू मंथ, फ्यू ईयर, अगर एनी कपल इज नॉट एबल टू गिव राइज द बर्थ अ बेबी एंड दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इस इनफर्टिलिटी के केस में होता क्या है कि अक्सर फीमेल्स को हम ब्लेम करते हैं कि नहीं, यू हैव नॉट मैनेजिंग दिस। तो लेकिन सोसाइटी में अगर ये बात बता दिया जाए कि मेल और फीमेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल इक्वली फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हम बोल देते हैं इसे सही कर सकते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम इनका भी हेल्प करें, बिकॉज वी हैव स्लोगन, हम दो हमारे दो। तो हमारे पास इनको सही करने के लिए या इनको बर्थ देने के लिए या इनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स हैं, उसको समझने से पहले हम 2 चीजों को बताएंगे आपको। 2 टर्म्स इस्तेमाल होंगे, 2 टर्म्स इस्तेमाल होंगे। पहला होता है इन विवो, फर्स्ट वन इज इन विवो, इन विवो, और द सेकेंड टर्म इज इन विट्रो। जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, इन विट्रो। अब इन विवो में इन विट्रो में डिफरेंस समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन विवो कहते हैं किसे हैं और इन विट्रो किसे कहते हैं। अगर कोई भी इवेंट जहां पे होना चाहिए वहीं पे हो रहा है, यानी नेचुरल प्लेस पे हो रहा है इवेंट, नेचुरल प्लेस पे हो रहा है, बहुत अपने भाषा में समझिएगा, यानी जो इवेंट जहां नेचुरली होता है वहीं हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं इन विवो। ठीक है। अगर कोई इवेंट जहां होना चाहिए वहां से अलग हो रहा है, यानी आउट ऑफ नेचुरल प्लेस, आउट ऑफ नेचुरल प्लेस पे हो रहा है, जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इन विट्रो। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इन विवो टेक्निक्स हैं, कुछ इन विट्रो टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से हम इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को फेस कर रहे कपल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है टेक्निक्स, जरा जानते हैं उनका नाम। तो पहला हमारे पास जो टेक्निक है उसका नाम है जिफ्ट। क्या नाम है, जिफ्ट नाम है। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिफ्ट, और डिसाइड आप ही करिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट है। नाम क्या लिखा है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें करते क्या है कि हम एक परखनली लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, अगर फर्टाइल इंडिविजुअल है, चाहे डोनर मेल हो डोनर फीमेल हो, किसी से भी हम टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और एग लेके फ्यूज कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और जब 8 सेल स्टेज में लगभग पहुंचता है, 8 सेल स्टेज में इसे हम ले जाके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। याद रहे 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन फर्टिलाइजेशन हमने कहां कराया, टेस्ट ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन की नेचुरल प्लेस कहां थी, फैलोपियन ट्यूब। तो मेथड कौन सा हुआ, तो मेथड हो गया भैया इन विट्रो। क्या हो गया भैया, इन विट्रो हो गया। अगर मान लीजिए 8 सेल स्टेज के बाद हम कराते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफर आफ्टर 8 सेल स्टेज इज नोन एज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। यानी हमारे पास जो मेथड है IUT हो गया या जिफ्ट हो गया, वो क्या है, इन विट्रो मेथड है।
जिफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, 8 सेल स्टेज में यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हम जो भी जाइगोट डेवलपिंग एम्ब्रियो है 8 सेल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हम प्रयास करते हैं कि उसे फैलोपियन ट्यूब में शिफ्ट कर दें, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोल रहे हैं, और एक इन विट्रो मेथड है। अगर लेकिन 8 सेल स्टेज की बात करते हैं तो हम इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, या इसी को हम दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोल रहे हैं भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारे पास एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसका नाम सुन लीजिए। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास क्या, एंड दैट इज गिफ्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, नाम से ही पता चल रहा है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, हम गैमीट ट्रांसफर करते हैं किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। अब चाहे तो अगर फीमेल डिफेक्टेड एग प्रोड्यूस कर रही है तो हम डोनर फीमेल से एग ट्रांसफर कर रहे हो, या अगर मेल डिफेक्टेड स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा हो तो डोनर मेल से हम स्पर्म ट्रांसफर कर रहे हो, या उसी मेल से ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्पर्म सर्वाइव ना कर रहा हो तो हम स्पर्म को डायरेक्टली वहां ट्रांसफर कर रहे हो, दैट कंडीशन इज नोन एज गिफ्ट। यहां पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या होगा, कहां होगा, तो हम यहां पे गैमीट ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो डेफिनेट सी बात है यहां फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होगा वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा होगा। इसलिए गिफ्ट का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं इन वीवो मेथड है। इन वीवो यानी नेचुरल प्लेस पे ही यहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई इसे हम इन वीवो मेथड के कैटेगरी में रखते हैं। जो अगला मेथड है उसे बोलते हैं आईसीएसआई। आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका नाम देख लीजिए, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें करते क्या है, हम एग लेते हैं, हमने एग ले लिया, एग लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म की न्यूक्लियाई को फ्यूज कराते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कहां होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। स्पर्म न्यूक्लियाई को हम कहां, एग के साइटोप्लाज्म में फ्यूज कराते हैं, कहां पे भैया, टेस्ट ट्यूब में। इसी फ्यूजन को तो हम फर्टिलाइजेशन कहां करते थे, फर्टिलाइजेशन इसी फ्यूजन को तो कहते थे। ठीक है भैया, तो ये भी मेथड कैसा हुआ, तो भी इन विट्रो मेथड हुआ। इन विट्रो मेथड हुआ। इन विट्रो मेथड जो हैं इन्हीं को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस हम रट रट के इस पे अपना कब्जा नहीं बना पाए, इसलिए टॉपिक्स टफ लगते हैं। तो इतनी बातें लगभग हम किस में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इतनी बातें हम लगभग पढ़ रहे होते हैं कि भैया इतनी चीजें हैं हमारे, ठीक है, इतनी बातें हम पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे तो टॉपिक क्या हुआ देखेंगे, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, आईवीएफ में, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर is one of the such methods. In this method, popularly known test tube baby program, ova from the wife donor female and sperm from the husband or donor male are collected and induced to form zygote under the simulated conditions in the laboratory. The zygote are early embryonic with up to 8 blastomeres called, then be transferred to the fallopian tube, that is known as zygote intrafallopian transfer, and the embryo with more than 8 blastomeres is known as intrauterine transfer. लेकिन हम कहां पे कराए थे फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में कराए थे, and that's why these methods are in vitro method. इन विवो की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. Transfer of an ovum collected from the donor into the fallopian tube, that is gift gamete intrafallopian transfer of the another female who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and the further development of another method attempted intracytoplasmic sperm injection. ये सारी बातें हमने बता दी है. AI भी टेक्निक है, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, दैट इज डेफिनेटली द इन विवो कंडीशंस. ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन तो हम यूट्राइस के अंदर ही जब ले जाके सीमेन को रिजेक्ट करें, एंड दैट इज द टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन. सिंपल सी बात है कि अगर नेचुरल प्लेस पे फर्टिलाइजेशन हो रहा हो
तो वो इन विवो होगा। अगर नेचुरल प्लेस के बियॉन्ड हो रहा हो दैट इज इन विट्रो। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।